वेद दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक टेक्स्ट माने जाते हैं। शाम्नो भवत्व अर्यमा शाम्न इंद्रो बृहस्पति। पर इनकी जो टाइमलाइन है, इनकी एक्चुअल एज है, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग मत हैं। कई लोग कहते हैं कि ये 1500 BC यानी अप्रोक्सीमेटली 3500 साल पुराने हैं। कई लोग इसे और आगे लेके जाते हैं, जैसे नीलेश वोक बोलते हैं कि कम से कम 20,000 और 70,000 और भी ज्यादा आगे का टाइमलाइन हो सकता है वेदों का। 70,000 ईयर्स तक आपको पीछे लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकूंगा कि एग्जैक्टली ऋग्वेद कितना ओल्ड है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और कई लोग इससे भी आगे जाकर बोलते हैं कि ये तो लाखों सालों पुराने हैं। ऋग्वेद में जो मैंने मेमोरी विद द हेल्प ऑफ सीरियस स्टार, एक और स्टार है जिसको हम लुब्धक कहते हैं, उस स्टार के वर्णन के साथ में जब मैंने क्लब अप किया तो इट गोज अराउंड 220 years ago। Even I get that goosebumps। और सबसे पॉपुलर क्लेम है कि ये अनंत हैं, ये किसी कालखंड से जुड़े हुए नहीं हैं, ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अंग्रेज लोग कहते हैं आज की जो हिस्ट्री आपको ये बता रही कि वेद 5000 साल पुराना है, हम कहते हैं वेद 2 अरब वर्ष पुराना है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चलिए मैंने मान लिया कि ये अनंत हैं, पर तो इसमें एक स्पेसिफिक घोड़े का जिक्र क्यों है, एक स्पेसिफिक धातु का जिक्र क्यों है, एक स्पेसिफिक नदी का जिक्र क्यों है और एक स्पेसिफिक रथ का जिक्र क्यों है जो एक स्पेसिफिक साल में इन्वेंट हुआ। अगर कोई चीज अनंत है तो वो इतनी स्पेसिफिक कैसे हो सकती है? अनंत चीजें तो अपनी डेट नहीं छोड़ती। आज के वीडियो में हम बात करने वाले यही कि वेद एक्चुअल में कितने पुराने हैं, क्या वो सच में अनंत हैं या उनकी एक समझ आने वाली उम्र, एक टाइमलाइन है जिसको हम इस वीडियो में एविडेंस से निकाल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि लोग इसे बढ़ा चढ़ा कर क्यों प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा और वो जवाब होगा सच के काफी ज्यादा करीब। वेद कितने पुराने हैं ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। जिन व्यक्ति का क्लिप आपने वीडियो के शुरू में देखा, नीलेश ओक, वो हाइपर क्वेस्ट के पॉडकास्ट में गए थे और उन्होंने वहां पर क्लेम किया कि जो वेद काल है, वेद कम से कम 20,000 साल पुराने हैं और इट गोज बैक टू 70,000 एंड इवन मोर। 70,000 ईयर्स तक आपको पीछे लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकूंगा कि एग्जैक्टली ऋग्वेद कितना ओल्ड है। अब हाइपर क्वेस्ट के पॉडकास्ट में गए हैं तो आप जानते ही हैं कि कितने साइंटिफिक वो रहे होंगे, बट खैर यहाँ पर हम उन सारे क्लेम्स की बात करेंगे जो वेदों की एज को लेकर, उनकी टाइमलाइन को लेकर दिए जाते हैं और उसको एविडेंस के साथ और कई केसेस में कॉमन सेंस के साथ डिबंक करने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आई एम और लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले एक चीज साफ कर दूं जिससे लोग ये ना बोलें कमेंट में कि मैं बिना सोचे समझे बात कर रहा हूँ। वेदों को हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब कि जो सुना गया, लिखा गया नहीं, सिर्फ सुना गया। और उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। पौरुषेय का मतलब है कि इंसानी प्रयास से जो पैदा होता है और अपौरुषेय मतलब कि जिसमें कोई इंसानी दखल ना हो। ये कॉन्सेप्ट सबसे स्ट्रांगली आता है पूर्व मीमांसा फिलॉसफी से, जैमिनी और बाद में कुमारिला भट्ट। उनके हिसाब से वेद जो शब्द है वो है ध्वनि, साउंड, और साउंड इटर्नल होता है, तो किसी ने उसे बनाया नहीं, सिर्फ सुना या देखा। इसीलिए ऐसी धारणा बनी कि जो ऋषि थे वो मंत्र दृष्टा थे, यानी कि वो मंत्रों को देख सकते थे। अब ये एक आस्था की बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर धर्म में, हर रिलीजन में आपको अपनी अपनी कहानियां मिल जाएंगी, अपने अपने रेवलेशन की कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन देयर आर 2 थिंग्स। जब एक बार हम कहते हैं कि ये आस्था है और ये अनंत है, और जब हम कहते हैं कि ये कैलेंडर पर 20,000 साल या 70,000 साल पहले हुआ था, तो ये आस्था से बन जाता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में एक ही चीज चलती है, एविडेंस। अपौरुषेय का मतलब है कि एक फेथ क्लेम है। जब हम बोल देते हैं कि इतने साल पुराना है तो वो एक हिस्टोरिकल क्लेम बन जाता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और आज हम सेकंड वाली चीज की बात कर रहे हैं, थोड़ा एविडेंस खंगालने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ। तो ये बड़े बड़े नंबर आते कहाँ से हैं? इनका एक इंटेलेक्चुअल वंशावली आपको देखने को मिल सकता है। शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक से। हाँ, वही जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक सीरियस इंटेलेक्चुअल स्कॉलर भी थे। 1993 में उन्होंने एक किताब लिखी, ओरायन, जिसमें स्टार पोजीशन से आर्ग्यू किया कि वैदिक काल का वेर्नल इक्विनॉक्स ओरायन में था, यानी अप्रोक्सीमेटली 4500 BCE के आसपास। फिर 1903 में द आर्कटिक होम इन द वेदास में लिखा कि आर्यंस का जो घर था वो नॉर्थ पोल के आसपास था और माइग्रेशन हुआ 8000 BCE के आसपास में। आज इसी तिलक परंपरा का सबसे पॉपुलर चेहरा
भले ही वो कितने भी साइंटिफिक हो या ना हो, वो है नीलेश ओक। उनका मेथड तिलक जैसा ही है। वो वैदिक और एपिक टेक्स्ट में स्टार पोजिशनिंग ढूंढते हैं और प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स से डेट निकाल लेते हैं। उनका सबसे फेमस डेट, जिसके बारे में हमने अपने महाभारत और रामायण वाले वीडियो में बात की थी, कि महाभारत हुआ था 5561 BCE में और रामायण हुआ था 12209 BCE में। यानी कि महाभारत का टाइमलाइन हो गया अप्रॉक्सीमेटली 7,500 साल और रामायण का जो टाइमलाइन हो गया वो हो गया अप्रॉक्सीमेटली 14,500 साल के आसपास में। ये जो डेट्स हैं, ये जो टाइमलाइंस हैं, वो वाइडली डिस्क्रेडिटेड है। कोई भी जो सीरियस स्कॉलर होगा, जो कि एकेडमिक स्कॉलर होगा, वो इन डेट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। बट यही नीलेश ओक आगे जाकर ऋग्वेद के बारे में भी क्लेम करते हैं अपनी किताब में कि वो जो टाइमलाइन है वो 22,000 BCE के आसपास में है। और इस हाइपर क्वेस्ट पॉडकास्ट में वो और आगे निकल जाते हैं, वो 70,000 साल और भी ज्यादा चले जाते हैं। जो बात आगे चली जाती है आइस एज पर और इंडियन सिविलाइजेशन तक की बात वो करते हैं। नीलेश ओक के जो क्लेम है बहुत ही सीरियस हैं और ऑफ कोर्स इनकी फॉलोइंग ज्यादा बड़ी है, तो इनको हम सीरियसली टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी नहीं। पहले हम टेक्स्ट के अंदर और जमीन के अंदर और देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई और एविडेंस है कि नहीं। उसके बाद हम नीलेश ओक के क्लेम पर वापस आएंगे। यहाँ पर आती है एक जेन्युइन प्रॉब्लम कि वेद का कोई ऑथर का नाम नहीं है और बहुत सारे टाइम पीरियड तक जो लिखे हुए वेद हैं वो थे ही नहीं, सिर्फ जुबानी ट्रांसमिट होते थे, श्रुति जिसको हमने कहा। और इंडिया में राइटिंग आती है लगभग 3री सदी BCE के आसपास में। अब आप सोचो कि हमें एक बहुत पुरानी नॉवल मिलती है जिसमें ना कोई कवर है ना कोई डेट है, तो आप इस कैसे पता करोगे कि ये नॉवल कब लिखी गई? तो इसको पता करने का तरीका है कि आप इसके अंदर देखते हो। अगर उसमें मोबाइल फोन्स का जिक्र है तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 1990s के बाद की बात, और अगर उसमें व्हाट्सएप का जिक्र है तो ये होगा तकरीबन 2010 के बाद की बात। अगर उसमें और भी ज्यादा AI का जिक्र है तो बहुत ही रिसेंट होगा। बिल्कुल यही काम हम वेदों के साथ करने वाले हैं, 3 टूल्स के साथ। सबसे पहले अंदर की चीजें, जैसे किस किस जानवर का जिक्र है, धातु का जिक्र है, टेक्नोलॉजी का जिक्र है। दूसरा भाषा, यानी कि वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया तो किस स्टेज पर थी। और तीसरा इससे बाहर का क्या कोई एविडेंस हमारे पास है कि कहीं और किसी रिकॉर्ड में हमारे पास किन्हीं देवताओं का नाम है या नहीं है। तो तीनों टूल्स को एक साथ लगाते हैं। क्लू नंबर 1 है घोड़ा और रथ। ऋग्वेद में घोड़ा बार बार आता है, अश्वमेध यज्ञ, रथ दौड़ या घोड़ों से खींचने वाले चैरियट्स यानी रथ, और यह है ऋग्वेद का सिग्नेचर। डोमेस्टिकेटेड घोड़े इंडिया में कब से थे? अगर हम प्योर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर जाते हैं तो तकरीबन 1900 BCE के आसपास में, यानी कि लेट हड़प्पन काल में। उससे पहले के जो मैच्योर इंडस साइट्स हैं, यानी कि 2600 से 1900 BCE के आसपास में, वहां पर घोड़ों के क्रेडिबल एविडेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब बात करते हैं रथ की। हम बात करें स्पोक्ड व्हील चैरियट की, जो कि थोड़ा फास्ट था, तेज था। इस तरह के 2 पहिया स्पोक्ड चैरियट्स का सबसे पहला क्रेडिबल मेंशन आता है सिंतास्था कल्चर में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 BCE के आसपास में था। यह है एक मिडिल ब्रॉन्ज एज सोसाइटी जो कि यूरेशियन स्टेप में जिसका जिक्र मिलता है, जो कि प्राइमरली लोकेटेड थी सदर्न यूरल्स ऑफ रशिया एंड नॉर्दर्न कजाकिस्तान में। तो अगर कोई टेक्स्ट 70,000 साल पुराना है लेकिन वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डिस्क्राइब कर रहा है, उसका बखान कर रहा है जो कि सिर्फ 4000 साल पहले इन्वेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ पर एक नुआंस है कि कुछ स्कॉलर्स जैसे लेट बीबी लाल, जिनका जिक्र हमने पुराने वीडियो में भी किया था, वो कहते हैं कि जो लकड़ी के रथ हैं वो गर्म क्लाइमेट में शायद सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए एब्सेंस यानी कि रथों का ना मिलना इज नॉट प्रूफ ऑफ एब्सेंस। और इसके अलावा हमने पुराने वीडियो में बात की थी सिनौली यूपी में मिलने वाले चैरियट्स की, लेकिन वो जो चैरियट्स के पहिए थे वो सॉलिड थे, स्पोक्ड व्हील नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जितना भी मेन स्ट्रीम एविडेंस है वो क्लियर है कि घोड़ा और स्पोक्ड रथ वाली जो दुनिया है वो 2000 BCE के बाद की है। क्लू नंबर 2 है धातु और सीरिया का स्मोकिंग गन। अब लैंग्वेज के अंदर छुपा हुआ एक खूबसूरत क्लू। ऋग्वेद में एक शब्द आता है अयास, इसका अर्थ होता है धातु, जिसका मतलब स्कॉलर्स निकालते हैं तांबा या कांसा यानी कि कॉपर या ब्रॉन्ज से। जब बाद में लोहा डिस्कवर हुआ, आयरन डिस्कवर हुआ, तो उन्हें नया शब्द बनाना पड़ा जिसको कहा गया श्याम अयास यानी कि काला धातु। तो आप इसका मतलब सोचो कि अगर किसी चीज को नया वाला काला धातु आप बोल रहे हो तो वो सच में नई होगी। मतलब ऋग्वेदा का जो कोर है वो लोहा आने से पहले का है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आयरन है, लोहा है, उसका मेंशन आपको अथर्ववेद में मिलता है, जो कि ऋग्वेद के बहुत बाद में आए।
यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1150 BCE के आसपास। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ इंडिया में नहीं, सीरिया में मिलता है। लगभग 1380 BCE में मितानी किंगडम, जो आज का सीरिया टर्की का एरिया है, उसमें एक पीस ट्रीटी हुई। उसमें गवाहों के नाम लिखे गए, जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नसत्या, ये हैं वैदिक देवता। सीरिया में मिले एक रिटन डॉक्यूमेंट में अप्रोक्सीमेटली 1380 BCE में। और एक और चीज, उस मितानी एरिया से एक हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल मिलता है कि कुल्ली नाम के आदमी ने जो लिखा था, जिसमें पुराने संस्कृत के टेक्निकल शब्द पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 1380 BCE तक ये देवता और ये संस्कृत जैसी भाषा इतनी स्टैब्लिश थी कि हजारों किलोमीटर दूर एक अलग सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड में ये प्रेजेंट थी। ये ऋग्वेदा के जो टाइम फ्रेम जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसका एक आउटसाइड कंफर्मेशन है। अब वो सवाल जो हर स्मार्ट व्यूअर के दिमाग में आता है, और जनरली नीलेश होक इस पर बहुत प्रेशर डालते हैं, वो है सरस्वती रिवर। ऋग्वेद जो है वो सरस्वती रिवर को सबसे महान नदी कहते हैं। अंबितामे, नदीतामे, देवीतामे, यानी कि सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी देवी, एक जबरदस्त बहती हुई नदी। और पहले लोग सोचा करते थे कि सरस्वती नदी इज जस्ट अ मिथ, पर ऐसा नहीं है। इसरो की सैटेलाइट इमेजिनरी ने और जियोलॉजिकल ड्रिलिंग ने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं। एक विशाल सूखती हुई नदी के चैनल दिखते हैं, कहीं कहीं 10 किलोमीटर चौड़ी। उस नदी के किनारे हजारों हड़प्पन साइट्स, कालीबंगा, बानावली, राखीगढ़ी, ये सब पाए गए। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर साफ साफ बोलता हूँ कि सरस्वती रिवर एक असली नदी थी। जो लोग कहते हैं कि सरस्वती कहीं भी नहीं दिखती, वो गलत है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऋग्वेद माइटी सरस्वती को डिस्क्राइब करता है, तो और सरस्वती सूख गई, इसका मतलब कि ऋग्वेद तब लिखा गया जब वो माइटी थी। नीलेश होक तो उससे भी ज्यादा आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि हैवी मानसून ने सरस्वती को 9000 BCE के बाद रिजुवेनेट किया, तो इसका मतलब जो ऋग्वेद है वो उससे भी पुराना है। लेकिन इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, जो तीव्र गति से बहती हुई माइटी ग्लेशियर फेड सरस्वती थी, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले ही सूख चुकी थी। जियोफिजिकल रिसर्च दिखाता है कि इसकी बड़ी हिमालयन ग्लेशियर फेड ट्रिब्यूटरीज जैसे कि सतलज और यमुना बहुत पहले अपना रास्ता बदल चुकी थी। मतलब जब तक वैदिक काल आया तब तक सरस्वती मुख्य रूप से ग्लेशियर फेड नहीं, मानसून फेड बन चुकी थी। दूसरा, ऋग्वेद खुद बदलती हुई तस्वीर को दिखाता है। पुरानी बुक्स में सरस्वती रिवर को माइटी बताया गया है। बाद की जो नदी स्तुति है उसमें बाकी नदियां हैं, और उसी की तरह सरस्वती रिवर भी सिर्फ एक लिस्ट की गई है। और ये परफेक्टली फिट होता है जब ऋग्वेदा उस दौर में लिखा गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 से 1300 BCE के आसपास में, जबकि सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख रही थी। तीसरा, और ये डिसाइसिव है, कि सरस्वती नदी का सूखना हमें एक अपर लिमिट देता है, जो कि कहीं से भी 20,000 साल नहीं है। नदी अपनी 4.2 किलो ईयर मेगा ड्रॉट, यानी कि जो हुआ था अप्रोक्सीमेटली 2200 BCE के आसपास में, उसके साथ घटी और 1900 BCE के साथ कंप्लीटली सूख गई। कुछ स्कॉलर्स जैसे शेफर का पॉइंट है कि ऋग्वेद में सरस्वती का प्रोमिनेंस इसलिए है क्योंकि लेट हड़प्पन साइड, जो कि 1900 से 1300 के आसपास में, आबादी पूर्व यानी हरियाणा की तरफ शिफ्ट होती गई। और ये हमारे पॉइंट को और ज्यादा प्रूव करता है कि ऋग्वेद 1500 BCE से 2000 BCE के आसपास में फॉर्मुलेट किए गए। और दूसरी बात जो कि नीलेश ओक की बातों को बिल्कुल काउंटर करती है, कि नदी पुरानी हो सकती है, नदी का चैनल भी पुराना हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो सकता है, लाखों साल हो सकता है, बट इससे ये नहीं प्रूव होता कि वेद उस समय पर लिखे गए थे। यानी कि समरी में सरस्वती रिवर इज रियल, ये सत्य है, लेकिन वो 1900 BCE तक सूख रही थी, और ऋग्वेद उसको 1500 BCE की तरफ पॉइंट आउट करता है, 20,000 BCE की तरफ बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़रूरी बात जो लोग मिस करते हैं कि जो वेद है वो एक किताब नहीं है, उसको आप एक लाइब्रेरी की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सदियों में बना। उसका टाइमलाइन जो है बहुत वेरीड है। ऋग्वेद है उसका सबसे पुराना हिस्सा, जिसमें 1028 हाइम आते हैं, 10 मंडल आते हैं। उसका जो कोर है वो 1500 से 1200 BCE के आसपास में हम देख सकते हैं। फिर आता है समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर आता है अरण्यक, फिर उपनिषद, जो आते हैं 1000 से 500 BCE तक। तो वेद कितने पुराने हैं उसको पूछने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कौन सा हिस्सा। सबसे पुरानी लेयर जो कि ऋग्वेद है वो तकरीबन 3500 साल पुरानी है, और सबसे नई जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं 2500 साल पुरानी। बीच में आता है 1000 साल का फर्क, और यही एम्बिग्विटी है जहां पर लोग खेल जाते हैं।
और एक और इसमें बात है कि भाषा, जो ऋग्वेद की भाषा है वो बाकी वेदों की भाषा से थोड़ी अलग है। जो ऋग्वेद की भाषा है वो अपनी कजन से मिलती है जो पुरानी ईरानियन अवस्था है। तो संस्कृत और अवस्था दोनों एक प्रोटो इंडो ईरानियन पेरेंट से निकली हैं और ये भी सेम टाइम फ्रेम की तरफ इशारा करता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, 20,000 साल की तरफ बिल्कुल भी नहीं। शुरू में हमने वादा किया था कि जब हमारे पास सारा का सारा एविडेंस होगा तब हम इस क्लेम को अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट आप भी कर पाएंगे मेरे साथ में। नीलेश ओक का मेथड है कि वो कुछ वर्सेस को एस्ट्रोनॉमिकली पॉइजन पिल्स कहते हैं। उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनके हिसाब से है, वो बाकी डेट्स को फॉल्सिफाई कर देता है। इस एनालिसिस में 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, जो इंटरप्रिटेशन पर डेट है वो खुद विवादित है। ओक की पुरानी रामायण डेट एक आइडेंटिफिकेशन पर डिपेंड करती है कि ब्रह्म राशि यानी अभिजीत वेगा जो स्टार है वो पोल स्टार था। अब इसको हमने पहले भी डिबंक किया है और लोग उसमें पूछ रहे थे कि राजा राम मोहन राय कौन है। तो ये रिसेंट वाले राजा राम मोहन राय हैं, डॉक्टर राजा राम मोहन राय, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट राजा राम मोहन राय ऑफ द अर्लियर टाइम्स। तो ये हैं रिसेंट वाले डॉक्टर राजा राम मोहन राय, जो कि नीलेश ओक को उन्होंने कई बार अपनी रिसर्च में डिबंक किया है। दूसरा और ज्यादा समझ में आने वाला क्लेम ये है कि आपको ओक की रीडिंग्स को सही होने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि घोड़ा, स्पोक्ड रथ और पूरी वैदिक संस्कृत और ऋग्वेद की जो मेंटल वोकैबुलरी है जिसकी बात हमने करी थी, वो सब 20,000 साल पुरानी दुनिया में थे, ना कि 2,000 साल पुरानी दुनिया में, जिसके हमें कोई कहीं पर एविडेंस नहीं मिलते। और साथ ही आपको जो मितान्नी ट्रीटी है, जो किकुली मैनुअल है, लिंग्विस्टिक्स है और आर्कियोलॉजी है, उस सबको नकारना पड़ेगा। मतलब कि एक डेट को जस्टिफाई करने के लिए आप पूरे फिजिकल रिकॉर्ड को डिस्कार्ड कर दीजिए। तीसरा, जो 20,000 से 70,000 साल वाला क्लेम नीलेश ओक करते हैं, कोई भी दूसरा क्रेडिबल हिस्टोरियन इतना दूर जाने की हिमाकत नहीं करता कभी भी। श्रीकांत तलगरी हैं जो कि खुद आउट ऑफ इंडिया प्रोपोनेंट है, जिनके पास कोई वेस्टर्न इन्वेजन एजेंडा नहीं है। वो खुद ऋग्वेद को 3000 से 1500 BCE के आसपास का ही बताते हैं। और ओक की जो थ्योरी है 20,000, 22,000, 70,000 साल पुरानी, वो उससे खुलकर असहमति जताते हैं। और वो 70,000 वाला जो नंबर है उसकी बात भी कर लेते हैं। वो अक्सर लोग आइस एज और इंसान इंडिया में कब से था उस वाली बात में दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। और ये बात सच है कि इंसान भारत आया, जो मॉडर्न इंसान है वो 65,000 से 70,000 साल पहले भारत आया, आउट ऑफ अफ्रीका जो थ्योरी है उसके हिसाब से। लेकिन उस इंसान के पास ना कोई संस्कृत थी, ना कि घोड़े थे, ना कोई धातु थी, ना ही रथ थे और ना ही कोई खेती थी। इंडिया में मौजूद होना इंसान का और ऋग्वेद लिखना, ये 2 अलग अलग बातें हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 65,000 साल का फर्क है। ये ऐसा ही है कि जैसे राजस्थान में कोई 70,000 साल पुराना कैंप फायर मिले और हम बोल दें कि उसके पास बैठकर रामचरितमानस लिखी गई थी। अगेन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको वेदों की असली टाइमलाइन बताना है। यहाँ पर हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वेदों की जो ओरल ट्रेडिशन है उस तरह का सिमिलर कोई चीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, जो कि फिनोमिनल है। बट उसके बेसिस पर हम उसको बोल दे कि ये तो 20,000, 50,000 या लाखों साल पुराना है, वो एक इनजस्टिस होगा इस ट्रेडिशन के साथ में। यानी कि किसी असली चीज को जो ऑलरेडी बहुत अच्छी है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना फॉर नो रीजन, वो की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। और इससे किसका फायदा हो रहा है वो भी आपको समझना होगा एज अ व्यूअर। तो बेसिकली जो अपौरुषीय का कॉन्सेप्ट है वो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका असलियत में कोई एविडेंस नहीं है दूर दूर तक। दूसरा, जो ऋग्वेद का कोर है वो तकरीबन 1500 BCE के आसपास में है और वो जाता है 500 BCE तक, जिसका रियल एविडेंस हमें मिलता है घोड़ा, रथ, धातु यानी कि जो जिसकी बात हमने करी, सीरिया का ट्रीटी, सरस्वती का ड्राइंग और भाषा, जो कि अगेन इवॉल्व हो रही थी धीरे धीरे और इवॉल्व होते होते वो कुछ का कुछ बना धीरे धीरे। तीसरा, 20,000 और 70,000 वाला जो क्लेम है उसका एविडेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जो इंटरप्रिटेशन है वो बेसिकली किसी एक व्यक्ति के ईगो से आते हैं, एविडेंस से नहीं। जब आप किसी एक चीज की जो टाइमलाइन है उसको एग्जैजुरेट करते हो, बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हो, तो उससे आप असली सवाल को नलिफाई कर रहे हो। वो आप ये कह रहे हो कि इतना पुराना है कि इसकी उम्र ही मत पूछो, हमें तो सब पहले से पता था
वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यहीं से आया है। तो ये है बेसिकली आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस तरह के वीडियोस हम और बनाना चाहेंगे, और ये वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बड़े बड़े नंबर फेंकते हैं और इसका कोई रियल एविडेंस आपको नहीं देते हैं। एक और वीडियो हम बनाना चाहेंगे निकट भविष्य में, जिसमें हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता थी उस समय की, वो कैसे बनी और एकदम से कैसे गायब हो गई। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में जल्दी ही बात करेंगे। अब वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।